साल 2026 जनवरी की वो कड़ाके की ठंड। दिल्ली की उस रात में हवा कुछ ज़्यादा ही भारी थी। ठंड ऐसी कि सांस लेते ही फेफड़ों में चुभन महसूस होती। मैं और मेरा दोस्त राकेश, पुरानी दोस्ती पुराने जख्म, एक छोटे से कमरे में बैठे थे। हीटर चल रहा था, लेकिन ठंड हीटर से नहीं, यादों से आ रही थी। राकेश ने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, यार आज कुछ अलग लग रहा है, कुछ छुपा रहा है क्या? मैंने कप थाम लिया। चाय से उड़ती भाप के साथ मेरी जवानी की वो तस्वीरें भी उठने लगी। मैं हंसा नहीं, बस धीरे से बोला, क्या तू सच में सुनना चाहता है? राकेश चुप हो गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन डर भी। वो बात है मेरी जवानी के दिनों की, एक ऐसी घटना जो आज भी ठंड की हर रात मुझे नींद नहीं लाने देती। कमरे की लाइट अचानक हल्की सी फड़फड़ाई। राकेश ने अनजाने में दरवाजे की तरफ देखा। मैंने कहानी शुरू की। मेरी उम्र 20 साल थी। खून गरम, दिमाग तेज और दिल में दुनिया जीतने का जुनून। मैं तब शिवपुर नाम के एक कस्बे में रहता था। छोटा सा कस्बा जहाँ शाम ढलते ही बाजार बंद और रात होते ही सन्नाटा बोलने लगता था। शिवपुर के बाहर एक पुरानी जगह थी, राय साहब की कोठी। कोई वहाँ नहीं जाता था। कहते थे जो गया वो वापस नहीं लौटा। हम जवान थे, डर को मजाक समझते थे। उस रात ठंड ठीक ऐसी ही थी जैसे आज जनवरी की रात में। आसमान में चांद नहीं था, बस बादल और अंधेरा। मेरे 3 दोस्त, अमन, विकास, सोनू। अमन ने हंसते हुए कहा, चलो चलो आज राय साहब की कोठी चलती है, देखते हैं भूत भूत क्या होता है। मैंने मना किया था, कसम से दिल नहीं मान रहा था, लेकिन जवानी का अहंकार और दोस्तों के ताने, हम निकल पड़े। रात के ठीक 12:43 हो रहे थे। कोठी कस्बे से बाहर एक सूखे तालाब के पास थी। लोहे का गेट आधा टूटा हुआ, दीवार पर काई और काले निशान, जैसे किसी ने अंदर से जलाने की कोशिश की हो। जैसे ही हमने गेट पार किया, पीछे से आवाज़ आई। सोनू कांप गया, भाई कुछ तो हिला। विकास हंसा, हवा है यार, लेकिन हवा इतनी भारी नहीं होती। कोठी के अंदर कदम रखते ही मुझे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हीटर वाली नहीं, कब्रिस्तान वाली ठंड। अंदर एक बड़ा हॉल था। छत से लटका हुआ झूमर, फर्श पर धूल नहीं बल्कि पैरों के निशान, ताज़ा। अमन बोला, देखा कोई यहाँ आता जाता है। तभी ठक ठक ठक, ऊपर से कदमों की आवाज़। सबकी सांसें रुक गई। मैंने ऊपर देखा, सीढ़ियों की तरफ। अंधेरे में एक साया खड़ा था। चेहरा नहीं दिखा, बस इतना लगा वो हमें देख रहा है। सोनू चीख पड़ा, चलो भागो यहाँ से। लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। मैं बोलते बोलते रुक गया। राकेश का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, फिर क्या हुआ? मैंने चाय का आखिरी घूंट लिया, हाथ कांप रहे थे। बाहर हवा और तेज़ हो गई। मैंने कहा, जो हुआ वो मेरी जवानी का सबसे बड़ा डर बन गया, और आज तक मैं नहीं जानता वो जो हमने देखा वो जिंदा था या नहीं। लाइट फिर से फड़फड़ाई। मैंने राकेश की आंखों में देखा। अगर तू चाहे तो मैं आगे सुनाऊं। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। राकेश ने हीटर की तरफ देखा, फिर मेरी आंखों में। उसकी आवाज़ अब धीमी थी, भाई तू मजाक तो नहीं कर रहा? मैंने सिर हिलाया। काश वो मजाक होता। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो चुका था। हम चारों ओर अंधेरे में खड़े थे। क्लिक। अमन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई।
रोशनी जैसे ही हाल में फैली, हम सबकी रूह कांप गई। दीवारों पर ताज़ा नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सोनू रोने लगा, भाई ये जगह सही नहीं है, मुझे घर जाना है। तभी ऊपर से फिर आवाज़ आई, ठक ठक ठक। अब साफ सुनाई दे रही थी। सीढ़ियों पर कोई चल रहा था। विकास ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, शायद कोई चोर हो, लेकिन चोर सीढ़ियाँ ऐसे नहीं चढ़ते, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। हम धीरे धीरे सीढ़ियों के पास पहुँचे। टॉर्च की रोशनी ऊपर पड़ी और वहीं मैंने पहली बार उसे ठीक से देखा। एक आदमी, या शायद आदमी जैसा कुछ। उसने कपड़े पुराने ज़माने के थे, फटे हुए, धूल से भरे, चेहरा अध जला। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ उसकी आंखें खुली थी, लेकिन पलकें नहीं झपक रही थी। वो हमें देख रहा था, सीधे मेरी तरफ। उसने मुंह खोला, आवाज़ आई, लेकिन आवाज़ नहीं थी, जैसे गला फटा हो। तुम क्यों आए? सोनू वहीं बैठ गया। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अमन ने चिल्लाकर कहा, कौन है तू? वो साया मुस्कुराया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ फर्श ठंडा होता जा रहा था। विकास की नज़र एक पुरानी मेज पर पड़ी। उस पर एक मोटी सी डायरी रखी थी, चमड़े का कवर जिस पर खून जैसे धब्बे थे। मैंने डायरी उठाई। पहला पन्ना, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना मैं मर चुका हूँ। नीचे तारीख लिखी थी, 1993। मैं काँप गया। डायरी में लिखा था, राय साहब की कोठी आम जगह नहीं, यहाँ जो मरते हैं वो जाते नहीं। डायरी के पन्ने पलटते गए। लिखा था, राय साहब ने यहाँ तंत्र मंत्र किया, जवान लड़कों को बुलाया गया, आत्माओं को बांधा गया और फिर कुछ गलत हो गया। अंतिम पन्ने पर, वो अब सीढ़ियों पर रहता है, अंधेरे में, ठंड में, और अब कोई उसे देख ले वो उसे जाने नहीं देता। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, ठक, डायरी मेरे हाथ से गिर गई। सोनू चिल्लाया। पीछे हमने पलट कर देखा। वो साया अब हमारे ठीक पीछे था, बहुत पास। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सोनू के कंधे पर रखा। सोनू की चीख सीधे दिल में लगी। उसका शरीर अकड़ गया, आंखें सफ़ेद हो गई और अगले ही पल वो ज़मीन पर गिर पड़ा और मर गया। यहाँ मैं रुक गया। राकेश का हाथ काँप रहा था। चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने धीरे से पूछा, सोनू मर गया? मैंने सिर झुका लिया। हाँ। बाहर हवा ने खिड़की ज़ोर से हिलाई। मैंने कहा, और वो तो बस शुरुआत थी। सोनू ज़मीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन खाली, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ खींच लिया हो। मैं कांपती आवाज़ में कहा, उसे उठाओ। अमन आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने सोनू को छुआ, ठंड की एक लहर पूरे कमरे में दौड़ गई। अमन ने हाथ खींच लिया। ये बर्फ़ जैसा ठंडा है। विकास चुप था, बहुत ज़्यादा चुप। उसकी आंखें सोनू पर नहीं, सीढ़ियों पर टिकी थी। वो फिर दिखा, ठक ठक। सीढ़ियों से फिर आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो नीचे नहीं आ रहा था। वो खड़ा था ऊपर, बिल्कुल स्थिर, जैसे हमें देखने में मज़ा आ रहा हो। अमन ने दांत भीजे। भागना होगा अभी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा था, लेकिन अब उस पर काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से खरोंचा हो। हम तीनों दरवाजे की तरफ दौड़े। अमन ने कुंडी पकड़ी। कुछ नहीं हुआ। उसने ज़ोर लगाया, दरवाज़ा हिला तक नहीं। तभी पीछे से कोई नहीं जाता। आवाज़ अब साफ थी, बहुत पास। मैंने पलट कर देखा। वो साया अब सीढ़ियों के आगे रास्ते पर था। चेहरा अब ज़्यादा दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ, और होठों पर
एक टेढ़ी मुस्कान। मैंने चिल्लाकर विकास से कहा, कुछ कर, तू तो हर चीज़ का लॉजिक ढूंढता है। किसी की आवाज़ फटी हुई निकली, ये आत्मा है। मैं और अमन दोनों उसे घूरने लगे। क्या? विकास पीछे हटते हुए बोला, मैं जानता था, मैं सब जानता था। मेरे कान शून्य हो गए। क्या मतलब? विकास ने आंखें बंद की। मेरे चाचा 1993 में यहाँ काम करते थे। उन्होंने बताया था एक लड़का तंत्र के दौरान मारा गया और उसकी आत्मा सीढ़ियों से बंध गई। मेरा दिल डूब गया। तो तू हमें यहाँ क्यों लाया? विकास रो पड़ा। मुझे लगा ये सब अफवाह है। तभी मैंने अमन की ओर देखा। वो हंस रहा था, धीमी अजीब हंसी। अब समझ आया, उसने कहा। हम दोनों चौंक गए। अमन की आंखें अब हमारी नहीं थी, उसकी पुतलियां फैल चुकी थी। उसने धीरे से कहा, इसे आज़ादी चाहिए। अमन का शरीर अकड़ गया। उसकी गर्दन एक अजीब कोण में झुक गई और फिर उसकी आवाज़ बदल गई, भारी, खुरदुरी। 3 आए थे, एक पहले गया, अब 2 और। विकास चीख पड़ा। मैं पीछे हट गया। अमन नहीं, वो चीख वो तरफ बढ़ने लगी। मेरी जवानी का सबसे बड़ा फैसला। मेरे हाथ में अब भी वो डायरी थी। मैंने आखिरी पन्ना फाड़ा। उस पर लिखा था, अगर वो किसी में घुस जाए तो उसे वहीं छोड़ना होगा। मेरी सांस अटक गई। वहीं छोड़ना होगा। मैंने विकास की तरफ देखा। उसने मेरी आंखों में देखा। सब समझ गया। लाइट एक साथ बुझ गई। पूरा पूरा हॉल काला। सिर्फ आवाज़ें, अमन की हंसी, विकास की चीख और मेरे दिल की धड़कन। तभी कोई नीचे गिरा, बहुत ज़ोर से। मैं यहाँ रुक गया। राकेश की सांस तेज थी। उसने फुसफुसाकर पूछा, कौन गिरा? मैंने सिर उठाया। विकास। राकेश की आंखें फैल गई। मर गया। मैंने जवाब नहीं दिया। बाहर हवा अब सीटी बजा रही थी। मैंने कहा, और जो हुआ उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। विकास की देह सीढ़ियों से नीचे आकर गिरी। उसकी गर्दन अजीब कोण में मुड़ चुकी थी। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस सीढ़ियों से टपकता खून। मेरी टहल हाथ से छूट गई। रोशनी फर्श पर पड़ी कांप रही थी और उसी रोशनी में अमन खड़ा था, लेकिन वो अमन नहीं था। उसकी पीठ झुकी हुई, हाथ ढीले, सिर धीरे धीरे मेरी तरफ घूम रहा था। उसके मुंह से आवाज़ निकली, एक और चला गया। मैं रोने लगा। बस कर प्लीज़। वो हंसा, ऐसी हंसी जैसे लगा अंदर से सड़ चुका हो। मुझे बांधा गया था सीढ़ियों से, अब कोई और बंधेगा। मैंने कांपते हाथों से डायरी उठाई। एक पन्ना जो पहले फटा हुआ नहीं था, उस पर खून से लिखा था, 3 आत्माएं चाहिए, एक सीढ़ियों की, एक ज़मीन की, एक जिंदा की। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिंदा की मतलब कोई एक जो सांस ले रहा हो। मेरे अमन मेरी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ मेरे अंदर कुछ मर रहा था। मैंने चिल्ला कर कहा, तू अमन है, मेरा दोस्त। वो रुका। एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में कुछ बदला, आंसू। अमन की आवाज़ आई, भाग जा। बस एक शब्द। फिर उसका चेहरा फिर से बदल गया। देर हो चुकी थी। मैं पीछे नहीं देख पाया। मैंने दौड़ लगाई दरवाजे की तरफ। इस बार कुंडी खुल गई। दरवाज़ा अपने आप खुला, जैसे कोई मुझे जाने दे रहा हो। पीछे से आवाज़ आई, तू बंधा रहेगा। मैं बाहर गिर पड़ा। ठंडी मिट्टी, खुली हवा। मैं जिंदा था। सुबह गांव वाले आए, पुलिस आई। कोठी के अंदर सोनू की लाश, विकास की लाश, लेकिन अमन की कोई लाश नहीं थी। कोई निशान नहीं, कोई खून नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा, तीसरा लड़का कहाँ है? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था वो अब चिड़ियों का हिस्सा बन चुका था।
मैंने कहानी यहीं रोकी। राकेश पसीने से भीग चुका था। उसने धीरे से पूछा, तो तू बचा कैसे? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आवाज़ कांप रही क्योंकि उसने मुझे छोड़ा, लेकिन आज़ाद नहीं। खिड़की के बाहर सीढ़ियों जैसे परछाई दिखी। राकेश ने घबराकर पलटा। कुछ नहीं। मैंने बोलना बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ हीटर की आवाज़ थी, लेकिन अब वो भी मुझे सीढ़ियों की ठक ठक जैसी लग रही थी। राकेश ने कहा, नहीं, बस बस मुझे घूरता रहे। फिर बोला, तू ये सब आज क्यों बता रहा है? मैंने मुस्कुरा दिया, कड़वी मुस्कान, क्योंकि वो फिर से जाग गया है। पिछले साल ठीक इसी मौसम में मैंने पहली बार फिर से वो ठंड महसूस की। हीटर चल रहा था, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरे पैर शून्य पड़ जाते थे। एक रात मैंने अपने फ्लैट की सीढ़ी पर गीले पैरों के निशान देखे। ऊपर जाते हुए कोई था जो मेरे घर में नहीं रहता था। बाथरूम के आईने में एक लाइन उभरी, 3 पूरे नहीं हुए। मैंने आईना तोड़ दिया, लेकिन उस रात मैंने सपना देखा। अमन वो सीढ़ियों पर बैठा था, सिर झुका हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा। अब तेरी बारी है। मैंने राकेश की तरफ देखा। वो अब उड़ चुका था। ये सब तुझसे जुड़ा है, मुझसे नहीं। मैंने सिर हिलाया। नहीं दोस्त, मैंने धीमे से कहा। डायरी में लिखा था, 3 आत्माएं, एक सीढ़ियों की, एक ज़मीन की और एक जिंदा की। राकेश का चेहरा सख्त हो गया तो मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं जिंदा ही सीढ़ी में हूँ, लेकिन बांधने वाला चाहिए। वो उसी पल ठक 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 सीढ़ियों की आवाज़। हमारे फ्लैट में सीढ़ियाँ थी ही नहीं। लाइट फड़फड़ाई। वो खड़ा था, अमन, या जो अब बचा था। उसकी आवाज़ काफ़ी शांत थी। समय पूरा हुआ। मैं आगे बढ़ा। राकेश चिल्लाया, वे पागल है क्या? मैंने पलटकर कहा, 20 साल पहले मैं भाग गया था, आज नहीं भागूंगा। मैंने अपनी कलाई काटी। खून फर्श पर गिरा। वो साया, डायरी के शब्द गूंजे, जो खुद को दे दे वो किसी और को नहीं लेना पड़ेगा। अमन का चेहरा बदलने लगा। आग जैसे निशान गायब होने लगे। वो रोने लगा, थैंक यू। उसका शरीर सीढ़ियों की तरफ टूटकर धुएं में बदल गया। और फिर शांति। राकेश अस्पताल में बैठा था। डॉक्टर बोले ब्लड लॉस ज़्यादा था, लेकिन बच गया। राकेश ने मेरा हाथ पकड़ा। अब सब खत्म। मैंने खिड़की की तरफ देखा, सीढ़ियाँ देखी, लेकिन इस बार खाली। मैंने राकेश से कहा, कुछ कहानियाँ इसलिए डराती नहीं क्योंकि वो झूठी होती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अधूरी होती हैं। राकेश ने पूछा, और क्या? मैंने जवाब दिया, अब मैं चैन से सो सकता हूँ। लेकिन उस रात जब राकेश घर गया, उसकी सीढ़ियों पर पहली बार ठक